इस बार आर पार हो ही जाए। कच्चा चिट्ठा सबके सामने खुलेगा और हम तो पूछेंगे कि जवाबदेही किसकी है। 100 बात की एक बात यह है कि रफ्तार और धार का वार खाली नहीं जाता। शाम के 5 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं IBN 7। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। गुरु के चोले में छिपकर कुकर्मों की फेहरिस्त बनाने वाला नारायण साईं भले ही सलाखों के पीछे हो, लेकिन उसकी बेशर्मी पर इसका कोई असर नहीं है। रेप जैसी घिनौनी करतूत के लिए जेल में बंद नारायण साईं के शैतानी दिमाग की खुराफात बंद नहीं हो रही है। एक बार फिर नारायण की काली करतूत कैसे सामने आई है, जानिए इस रिपोर्ट में, और उसके बाद इसी पर करेंगे चर्चा। जिस पर अपने ही भक्तों से है कुकर्म का आरोप, उसने बलात्कार के कानून पर लिख दी है किताब। आस्था और भक्ति के नाम पर लोगों को लूटने वाला यह शख्स है आसाराम का बेटा नारायण साईं। इसकी करतूतें भी आसाराम से कम नहीं है। रेप के आरोप में बंद है नारायण और रेप के कानून पर लिखी किताब। रेप पर रेप का आरोपी किताब लिख रहा है, वो भी ऐसा आरोपी जो लोगों की आस्था से खिलवाड़ कर उन्हें अपना शिकार बनाता रहा। जाहिर है ऐसे शातिर शख्स की किताब खुद के बचाव के अलावा और कुछ नहीं होगी। नारायण अपने किताब से कर रहा खुद का बचाव, बलात्कार के कानूनों पर उठा रहा सवाल। शातिर नारायण साईं सिर्फ बलात्कार के कानूनों पर सवाल ही नहीं उठा रहा, बल्कि से कदम आगे जाकर बलात्कार के मामलों में संतों को कानूनी सुरक्षा देने की भी वकालत कर रहा है। अपने भक्तों से कुकर्म का आरोपी है गुरु घंटाल। रेप के मामलों में संतों के लिए मांग रहा अलग से कानूनी सुरक्षा। नारायण की किताब में महिलाओं के बारे में जो कुछ कहा गया है वो बेहद आपत्तिजनक है। हैरानी इस बात की है कि वो किताब के जरिए अब भी खुद को संत कह रहा है, लेकिन इस किताब से ही संत के वेश में छिपे इस शख्स का असली चेहरा भी सामने आ गया है। तो गुरु घंटाल नारायण साईं की किताब में जो बातें कही गई हैं वो न सिर्फ आपत्तिजनक है बल्कि बेहद शर्मनाक भी है। उसकी किताब में महिलाओं के बारे में बेहद शर्मनाक बातें लिखी हैं। इस किताब के सामने आने के बाद हर कोई इसकी निंदा कर रहा है। रेप का केस दर्ज करवाना कुछ विकृत मानसिकता रखने वाली महिलाओं का शौक बनता जा रहा है। नारायण साईं, यह है नारायण साईं की किताब की पहली लाइन। पहली लाइन में ही बेशर्मी की सारी हदें की पार। यह है नारायण साईं की वो किताब जिसमें उसने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी है। इस किताब का नाम है बलात्कार के कानूनों का भारी दुरुपयोग। इसे लिखा है रेप के आरोपी नारायण साईं ने। इस किताब के जरिए नारायण ने न सिर्फ अपना बचाव करने की कोशिश की है, बल्कि इसमें महिलाओं के बारे में जो बातें कही गई हैं वो बेहद शर्मनाक है। इसी किताब में नारायण साईं लिखता है, बलात्कार के कानूनों का लालच या रंजिशवश महिलाएं धड़ल्ले से इसका दुरुपयोग कर रही हैं। बलात्कार की झूठी कहानी बनाकर पुरुषों को डराकर पैसे ऐंठने वाली महिलाओं की तादाद बढ़ती जा रही है। नारायण साईं के शर्मनाक बोल यहीं खत्म नहीं होते। इसी किताब के एक हिस्से में नारायण साईं ने महिलाओं पर एक और बेहद शर्मनाक बात कही। आवारा स्वच्छंदी महिलाएं रेप केस दर्ज कराने के बाद मुकर जाती हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने महिला सुरक्षा के लिए बनाए गए कड़े कानूनों का दुरुपयोग करने को आसानी से कमाई करने का एक पेशा बना लिया है। रेप के इस आरोपी ने महिलाओं के अपमान में अपनी किताब में ऐसी अनगिनत बातें कही हैं, लेकिन आसाराम की प्रवक्ता जो खुद एक महिला है, वो ऐसी सोच को जायज ठहराने की दलील दे रही है। जो किताब लिखी है नारायण साईं जी ने, वो उनके मन की व्यथा के साथ साथ कई अखबारों की कई किताबों का संकलन भी उसमें लिया गया है। कुछ अखबारों की एज इट इज़ कटिंग उठाई गई है, एज इट इज़ वो खबर उठा ली गई है और उसके हवाले से बात कही गई है। दरअसल नीलम दुबे की दलीलें नारायण साईं के शातिर दिमाग का ही हिस्सा है।
अपने खिताब में नारायण साईं ने अपनी बात कहने के लिए कुछ अखबारों की खबरों का इस्तेमाल किया है, लेकिन उन्हें तोड़ मरोड़ कर अपने फायदे के लिए पेश किया है। नीलम दुबे इसी के जरिए नारायण का बचाव कर रही है, लेकिन इस किताब में महिलाओं के लिए जिस तरह की बातें कही गई हैं, उसे देखकर अब विवाद बढ़ता जा रहा है। गुजरात राज्य महिला आयोग ने भरोसा दिलाया है कि इस किताब की शिकायत आने पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। कि महिला के बारे में कोई भी लिखे या उसके बारे में बोले तो वो बहुत गलत हो। मेरे पास शिकायत आएगी और महिलाएं कुछ बोलेगी तो मैं कुछ करूंगी। नारायण के किताब को लेकर महिला संगठन भी नाराज हैं। उनका कहना है कि इस किताब को हर कीमत पर बाजार से हटाया जाए। वुमेन्स को मलिश कर चुका है, रेप के केस में आरोपी है और फिर से ये बुक लिख रहा है, उसको पब्लिश भी कर रहा है। तो आई एम रियली अगेंस्ट हिम और हम एज अ एडवोकेट भी और एज अ बीइंग अ लेडी मैं खुद भी उसके ऊपर एक्शन जरूर लूंगी। आसाराम और नारायण साईं पर कई मामले दर्ज हैं। अब इस किताब को लेकर जिस तरह विवाद तेज हुआ है, उसके बाद नारायण साईं के खिलाफ एक और मामला दर्ज हो सकता है। लेकिन जेल में बंद रेप का वो आरोपी जो आस्था के नाम पर अपने भक्तों की इज्जत से खिलवाड़ करता हो, उसकी ऐसी आपत्तिजनक किताब का बाजार में आना ही हैरान करने वाला है। और इसी मामले पर आसाराम की प्रवक्ता नीलम दुबे हमारे साथ जुड़ रही हैं, साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता अनुजा कपूर हैं और वकील और साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता सोनल जोशी हमारे साथ जुड़ रही हैं। नीलम जी, आपसे शुरुआत करूंगी। इस किताब के जरिए साईं की सोच महिलाओं को लेकर क्या है वो जाहिर हो रही है। वो महिलाओं को ही विकृत मानसिकता वाला बता रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि विकृत मानसिकता उन्हीं की बनती जा रही है। प्रीति, सबसे पहले तो केस आपके खिलाफ बनता है। जो मामला कोर्ट में चल रहा है, उस मामले को आपने इतनी बुरी तरह से उठाया है जैसे कि आपने जस्टिफाई कर दिया कि उन्होंने रेप किया है। वो रेप के आरोपी हैं, रेपिस्ट नहीं है। ये कोर्ट ने स्टैंप नहीं लगा दी है। एक आरोप लग जाने का मतलब ये नहीं होता कि उसने ये घिनौना काम किया है। आरोप जिसने लगाया है, इन्वेस्टिगेशन एक जांच का मामला है। जब जांच होगी तब परतें खुलेंगी, तब सामने आएगा कि आरोप लगाने वाले ने किसके कहने पे लगाया है, किस वजह से लगाया। मामला वो लड़की बताती है 2005 का और आरोप लगाती है 2013 में। यहीं से सारी कहानी खुल जाती है कि एक मामला अगर 2005 का 6 का है, 13 में आरोप लगाने का मतलब क्या बनता है? क्या ये षड्यंत्र नहीं? अभी इन्वेस्टिगेशन कोर्ट में चल रही है और आपने जो भाषा का इस्तेमाल किया है प्रीति, आपके खिलाफ ही केस बनता है, मानहानि का। नीलम जी, जो आप बातें कह रही हैं, रिपोर्ट जब सबने देखी है और किसी को आपत्तिजनक लगती है तो उसके पास हक है कानूनी तौर पर, लेकिन आप जिस तरह से डिफेंस कर रही हैं नारायण साईं का, वो बता रहा है कि वाकई में आप जेन्युइनली इन तमाम बातों को मान रही हैं। अनुजा, मैं आपको यहाँ पर शामिल करना चाहूंगी। क्या सभी की सभी महिलाओं को विकृत मानसिकता का कह देना, चूंकि वो बलात्कार का शब्द इस तरह से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं वो अपनी किताब में, क्या ये जायज है? क्या ये नारायण साईं की सोच को जाहिर नहीं करता? अनुजा। बिल्कुल बिल्कुल नारायण साईं की सोच को वो फॉलो अप करता है। आप ये देख लीजिए कि नीलम दुबे जी खुद ही इस चीज को मानती हैं, क्योंकि ये इनकी जिस तरीके से इनकी भाषा है, वो खुद भी तो एक औरत है, तो इसका मतलब वो अपने आप के ऊपर भी रेप के इसी चार्जेस को मानती हैं कि वो भी इसी की कैटेगरी में आती हैं। और इनका ये मानना इस बात का जायज करता है कि ये किस तरीके से बाकी चीजों में भी इनका योगदान रहा होगा। मैं इनके साथ पहले बैठ चुकी हूँ, इसलिए मैं इनकी प्रोफाइलिंग बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। इनका ये तरीका बात करने का हमेशा से ऐसी रहा है और ये जो एक स्टैंड लेकर आई हैं, आप नीलम जी, बिल्कुल नीलम जी, बिल्कुल मैं आपसे बात यही करूंगी। आपको देखिए, कम से कम कोर्ट का तो आपको सम्मान करना चाहिए। यही तो मैं आपको कह रही हूँ, सम्मान आप नहीं करती, वो तो दिखता है आपकी। देखिए नीलम जी, आप जब दूसरा बात करते हैं, आप बात नहीं सुनती, आप सुनती नहीं है, ये आपकी सबसे बड़ी फॉल्ट है। आपने कोर्ट की अवमानना की है, कोर्ट की अवमानना की है। जो मामला कोर्ट में चल रहा है, नीलम जी, नीलम जी, अनुजा और साथ ही साथ सोनल दोनों वकील हैं, वो भी सुन रहे हैं। कोर्ट की अवमानना की है नहीं की है वो भी तय कर रहे हैं, लेकिन आपकी तरह इस तरह से बौखलाहट के जरिए ये नहीं बता रहे हैं। अगर कुछ भी कानूनी तौर पर गलत हुआ है उसका सवाल जवाब किया जाएगा, लेकिन आप इस सवाल का जवाब दीजिए, क्या नारायण साईं की ये सोच महिलाओं के प्रति बताती नहीं है कि किस तरह की विकृत मानसिकता उन्हीं की है?
जब आपको सम्मान नीलम जी सवाल सुनिए, सवाल से मत भागिए। नीलम जी आप सोचेंगे कि इस बहस को किसी और दिशा में आप ले जाएंगी तो मैं आपको ले जाने नहीं दूंगी। नहीं नहीं, मेरे शो में ऐसा नहीं होगा नीलम जी, ऐसा मैं आपको करने ही नहीं दूंगी। मुझे आपकी आवाज दबानी पड़ेगी, बंद करने के लिए बोलना पड़ेगा। अगर आप ये चाहेंगे कि आप एक एजेंडे के तहत यहाँ बैठेंगी तो मैं ऐसा नहीं बैठा दूंगी आपको यहाँ पे। सोनल जोशी, क्या ये सोच नहीं दर्शाती नारायण साईं की कि वो कह रहे हैं कि महिलाएं जो इस तरह से बलात्कार का केस दर्ज कराती हैं वो विकृत मानसिकता की हैं? क्या वाकई इस तरह की बातों को जायज समझा जा सकता है आज के समाज में? जिस तरह से नीलम जी, पहले तो चुप रहिए, पहले सुनिए, दूसरी औरतों को भी जरा अपना पॉइंट रखने दीजिए। आप जिस तरह से शाउटिंग करके बात कर रही है, जिस तरह से किसी को बोलने तक नहीं दे रही, आप खुद अभी वकीलात कर रही है। हम भी अगर बाकायदा 4 औरतें अगर किसी चीज पे डिस्कशन कर रही है और अभी बताया जा रहा है कि जो बोल रहे हैं कि आवारा औरतें होती हैं और वो इस तरह से फरियाद दाखिल करती है जानबूझ के, कोई औरत ऐसी नहीं होगी जो अपने स्वमान को गिरवी रखेंगी और बोलेंगी कि मेरे पे रेप हुआ है और पैसे की बात कर रही है। 2005 में अगर वो घटना बनी है उसके बाद 2013 में अगर कोई केस दाखिल किया है, सुनिए, पहले सुनने की आदत डालिए, पहले सुन लीजिए। कोई अच्छी बात आप दबा नहीं सकती, इस तरह से बात नहीं होती। अगर डिस्कशन करना चाहती है तो अपने आपको सुने, पहले सुनने का हौसला रखिए, पहले सुनिए, किसी को बोलने दीजिए। अगर सही है तो चल बांटा गया, उनके घर में चूल्हे जले, हमारे आश्रम में बोरियां भर अनाज बोले जा रही है, उनको किस तरह नहीं था, ये आपको दिखाई नहीं दिया? क्या महिला गरीबों को दवाई दी गई, खाना दिया गया, कंबल दिया गया, ये हमारे आश्रम के सेवादारों ने किया, ये आपको दिखाई नहीं दिया? कोर्ट में ये जाऊंगी, क्या दबाने की क्या कोशिश कर रही है? अगर महिला लिखी क्यों गई है ये भी देखिए। क्यों किसी और स्वामी पे लोग गलत हुआ, रेप का अगर नारायण साईं को क्यों बनाया गया और न्यायालय के चक्कर काट रहे हैं, उनका परिवार पूरा बर्बाद हो गया, वो आपको दिखाई नहीं दिया? लिख रहे हैं कानून का कितना मिसयूज हो रहा है, वो आपको दिखाई नहीं दिया? अगर आप एक पर्टिकुलर एजेंडे के साथ इस बहस में आगे बढ़ेंगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपसे उम्मीद हम बस यही कर रहे हैं कि जो आपसे सवाल किया जा रहा है आप उस सवाल का उत्तर दीजिए। एक तथाकथित धर्मगुरु, बाबा, प्रवचन वाचक, जिसने किताब लिखी है 37 पन्नों की, और उस 37 पन्नों में हर पेज में आपको ऐसी लाइनें जरूर मिल जाएंगी जो महिलाओं के अपमान से जुड़ी हुई है, और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। अनुजा, सीधा सवाल आपसे करूंगी। आवारा स्वच्छंदी महिलाएं रेप केस दर्ज कराने के बाद मुकर जाती हैं, ये उस किताब की लाइन है। ये क्या बताना चाहते हैं? क्या ये विवशता हमने नहीं देखी है समाज में? कई दफे सामाजिक तौर पर लड़कियां इतनी डर जाती हैं कि उन्हें केस वापस लेना पड़ता है, और ऐसी महिलाओं को हम सीधे कैटेगराइज कर दे रहे हैं। इस किताब के मुताबिक आवारा स्वच्छंदी महिलाएं कह दे रहे हैं। देखिए, ये आप तभी पॉसिबल होता है इस तरह के शब्दों का यूज करना, और ये जो उनका संगठन कर रही हैं, क्योंकि जब कोई खुद उस तरीके की औरत में अपने आप में बिलीव करती हूँ, हमारी जैसी औरतें जिनको ये हम सबको उसमें कैटेगराइज कर रही हैं, एक जनरल डेफिनेशन जो इनकी किताब में आ रहा है, जो आदमी के ऊपर आप ये बताएं, जब उसको कैद किया गया था, जब उसको हिरासत में लिया गया था, तो वो गाड़ी के अंदर किस पोजीशन पे मिला था, ये बात इनको मालूम है, इनको पता है। पुलिस ने उसको कितनी लड़कियों के साथ उसको गिरफ्तार किया था और नीचे क्या गिरा हुआ था, ये उनको मालूम है। तो ये बात हमें ना समझाएं, क्योंकि बहुत चीजें हम भी खोल देंगे। अगर इस तरह की बातें वो करेंगे तो क्या एक आदमी रेपिस्ट है तो क्या सारे आदमी रेपिस्ट हैं? इनकी बात करने को तो ये इसका मतलब कल के इनके परिवार वाले, आगे के परिवार वाले सारे रेपिस्ट हैं। एक तरीके से किसी भी चीज को जनरलाइज कर देना ये गलत है, और लॉ को ये खुद अपने हाथों में ना लें। जिस तरीके से ये हम लोगों को बात कर रही हैं, ये एक तबका हो सकता है, ये एक रिसर्च हो सकती है या बहस का विषय हो सकता है कि इस तरह की महिलाएं होती हैं समाज में, लेकिन पूरी तरह से कैटेगराइज कर देना ये तो सीधे तौर पर इस किताब में एकदम गलत साबित हो रहा है। और आंकड़ों को कम से कम अगर आप कह रहे हैं कि कटिंग्स के हिसाब से किया जा रहा है, ये भी तो सीधे तौर पर गलत है। उन आप एग्जाम्पल्स को क्यों नहीं ले रहे जिसमें सीधे तौर पर यह बताया जा रहा है कि वाकई जेन्युइन थे महिलाओं के आरोप और वो साबित भी हुए आगे चलकर? नीलम जी, स्वामी नित्यानंद जी पर एक सीडी बनाई थी जो आपके चैनल ने बहुत खोल के दिखाई थी। बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता चला हो कि वो सीडी गलत थी, झूठी थी।
तब आपने, आपके चैनल ने एक लाइन भी नहीं बोली। मैं आपको यही कहना चाहती हूँ, जब आरोप लगता है तो आप खूब शोर मचाते हैं, लेकिन जब आरोप इधर उधर होता है, जब जांच सही में सामने आती है कि आरोप लगाने वाला गलत है, आरोप झूठा लगा है, तो आप चुप हो जाते हैं। नीलम जी, अमृत प्रजापति आपको शायद जानकारी नहीं है, आपको शायद जानकारी नहीं है। मैं आपको यहाँ दुरुस्त कर दूं, अगर हमने वो सीडी दिखाई और अगर ये तमाम जब तथ्य गलत साबित हुए तो वो भी हम दिखा, क्या बात कर रही हैं? हमारा काम जो हो रहा है उसे दिखाना है, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो। नहीं नहीं, बिल्कुल आप गलत, आप अपने आप ही अपने आप को बता दे रहे हैं कि हमने दोषी कहा, हमने दोषी कहा ही नहीं। महिलाओं का एक तबका जबरदस्ती है, जबरदस्ती की चर्चा की है उन्होंने, हर महिला की चर्चा नहीं की है। मैं वही बोल सोनल रही जी, हूं, बुरखे वाली लड़की, देखिए किस तरह से डिफेंस किया जा रहा है ऐसे शख्स का जिस पर दर्जनों मामले हैं। सिर्फ मामले ही नहीं है, तमाम लड़कियां से सामने आ रही हैं जो ये बता रही हैं कि हमारे साथ इन्होंने बलात्कार या यौन शोषण किया है। सोनल जी, अपने आप को उस्ताद नहीं समझना चाहिए, जज के ऊपर आप नहीं है, संविधान के ऊपर नहीं है, न्यायालय के यही तो हम कहने की कोशिश कर रहे हैं। सोनल जी, नहीं, जब आप संविधान के ऊपर की बात कह रही हैं तो आप लोग भी इस तरीके के उच्चारण नहीं कर सकते हैं। अक्यूज्ड के लिए धुरंधर शब्द, जाबाज शब्द, नहीं, डेफिनेटली जो बात बता रही है पूनम जी, बात कर रही है, संविधान में हर किसी को अपना पक्ष रखने का हक होता है, पर कहते कि जनरलाइज बोल रहे हैं कि आवारा जो महिलाएं हैं वही इस तरह का काम कर रही है। खुद अगर स्वामी होके, क्यों मैं बार बार यही चीज बोलना चाहूंगी कि पूनम जी अगर वही क्यों अगर जो अभी बताया इन्होंने कि गाड़ी में क्या क्या मिला था, क्यों मिला था, तो अगर आप इस तरह से प्रवक्ता बने फिरती है और हर किसी को दबाने की कोशिश की जा रही है कि मानहानि होगी, न्यायालय में केस चल रहा है, पीछे ही करवाया। मैं आपकी इस कोशिश को कामयाब होने नहीं दूंगी और लगातार जो हमारा काम है वो हम करते रहेंगे और जो कुछ चल रहा है समाज में उसे दिखाते रहेंगे। भले ही ये बुक जो बता रही है कि महिलाओं का अपमान हो रहा है और उसमें ऐसी ऐसी लाइनें हैं जो कहने में ऐसा लगता है कि ये भी सोच है हमारे समाज में लोगों की। एक बात कर रहे हैं नारायण साईं की, जिसने 37 पन्नों की जेल में, सूरत जेल में रहते हुए एक किताब लिखी है जिसमें महिलाओं पर कई अपमानजनक बातें कही गई हैं। यहाँ पर मैं सोनल जोशी को जोड़ना चाहूंगी। सोनल जी, चूंकि आप कानून से जुड़ी हुई हैं और इस मसले को बेहतर तरीके से समझा सकती हैं दर्शकों को भी, आर्टिकल 361 के अनुच्छेद 2 का लाभ मिलना चाहिए संतों को, यह भी कहा है जैसे राजनेताओं को मिलता है नारायण साईं ने। इसका मतलब क्या है और इसका असर क्या होगा? ये गलत है सरासर। वो चाहते हैं कि हम बलात्कार करते रहें और हमें भी पकड़ा ना जाए, जैसे कि जो पॉलिटिकल लोगों को जो मिलता है और वो स्पेशलाइजेशन मांग रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए कि इस तरह की बातों को अपनी रजूआत कर रहे हैं। गजब है आप भी। क्या पहले सुन लीजिए नीलम जी, पहले सुनिए, पहले जरा जी पहले सुन लीजिए पहले कि वो मांग रहे हैं कि जैसे कि पॉलिटिकल जो लीडर्स क्या चाहते हैं, यहाँ बैठे बैठे इन्होंने पढ़ लिया। आज तक इन्होंने कभी नारायण साईं से मुलाकात नहीं की, कभी उनको देखा नहीं, कभी उनका सत्संग नहीं किया, भैया हमें करनी भी नहीं है। अगर ऐसे स्वामी जी से मिलके क्या करेंगे? जो अगर स्वामी जी जो पूछनी है उनको मिलके क्या करेंगे हम? मतलब है वो तो आपको पता है ना। जी अरे आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अगर ठोकना चाहे तो मानहानि ठोक देना, क्योंकि आप अनुजा कपूर को, हमें और प्रीति को सबको डरा रहे हैं कि हम लोग ये केस कर देंगे, किसी और को डराइएगा, मुझे नहीं मिलेंगे। मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ और मैं खुद अपने आप का एक आवेदन पत्र देने जा रही हूँ इनके खिलाफ। अगर जेल में, सुनिए पहले बात सुनिए, उन्होंने खुद ही अपना प्रकाशित कर दिया अपनी पुस्तक। उनका नहीं हो रहा, अरे खुद अपनी, अरे उनको कोई अगर नहीं देना चाहिए गवर्नमेंट को, इनके खिलाफ में एक्शन लेना चाहिए। उनको कोई राइट नहीं है, जो महिलाओं की इज्जत नहीं कर सकता बंदा वो बुक क्या लिखेगा? आपने उसको भी दरकिनार कर दिया, वो भी मैंने पढ़ा है, एक आप पढ़ा है, गुजरात से हूँ, मैंने उनका बहुत कुछ पढ़ा है, डांस भी देखा है, नाचते हुए माँ बेटे बाप बेटे दोनों को देखा है, और उनकी बीवी ने भी क्या क्या आक्षेप लगाए उनके ऊपर वो भी हमें मालूम है। आप वहाँ पे आप उनकी वकीलात लेते हैं, कानूनी पहलू को ज्यादा बेहतर तरीके से समझा सकती हैं। नीलम जी आप फिर वही काम कर रही हैं, आप सुनना ही नहीं चाहती हैं। सोनल जी को सुन लेते हैं ना, कानूनी जानकार है, वकील है पेशे से, तो बेहतर तरीके से समझाएंगी।
बोल रही है कि 2005 में आरोप लगा तो क्यों महिलाओं को क्यों पकड़ा हथियार गया बना है? लिया है, अगर कानून कहीं को किसी हथियार को कोई बना तो लिया अगर है, अपने एविडेंस पर्सनल निकलेगा ना, रंजिश जब के लिए केस वो चलेगा तब इस एविडेंस कानून का निकलेगा। सहारा लेते कुछ हैं। किए उन्होंने ये बिना बोला कुछ भी है, नहीं बोले होता। कहाँ से गलत है? ऐसे जान अखबार पहचान की बिना कटिंग मिले अनुजा बिना के कुछ डेट भी सब नहीं होता अनुजा, है। भूल जाइए नीलम को आप कि लगातार बिना- सुन रही हैं। नहीं, क्या वाकई इस मसले को लेकर नारायण साईं बेहद गंभीर है या अपने मन की भड़ास निकाल रहे हैं कि किसी तरह से वो बेगुनाह साबित हो जाए? अनुजा, आपने तय कर लिया है कि इनको अनुजा, हाँ जी बोलिए। अनुजा, वाकई इस मसले को लेकर नारायण साईं की गंभीरता इन 37 पन्नों के किताब में नजर आ रही है या अपने आप को बेगुनाह साबित करने की? उनको शर्म आनी चाहिए, कम से कम उन्हें अब गिल्टी फील होना चाहिए। कम से कम जिस चीज के लिए वो अंदर गए हैं और आसपास के सब लोग जानते थे, अब लड़कियों में हिम्मत आ रही है, वो बाहर आकर उसके अगेंस्ट बोल पाते हैं। आपने ये भी देखा था कि उन्होंने आसपास एक तरीके का पूरा किला बना लिया था, औरतों को बाहर जाने की इजाजत नहीं थी, अंदर ही डिलीवरियां हो रही हैं, अंदर ही रेप हो रहे हैं, अंदर ही सब कुछ हो रहा है ताकि कोई बाहर जाके बोल ही नहीं सके। एक तो इन्होंने इस तरीके से वहां पर अपना जाल बिछाया हुआ था, शर्म आनी चाहिए उसे। अब अंदर रहकर, जेल में रहकर भी शर्म आनी चाहिए कि इस तरीके की अब औरतों के ऊपर और टिप्पणियां कर रहा है। दूध का धुला नहीं है वो, थोड़ी शर्म करें। और साथ में जो नीलम दुबे जी बैठी है, आपको भी थोड़ी शर्म आनी चाहिए। और सुनिए, आप, हम दोनों वकील हैं, आपका जो केस अगर हम पे कर भी देंगे तो इस चीज का कोई हमें फर्क पड़ेगा नहीं। आपकी झूठे केस हम समझ सकते हैं और आपकी भावनाओं को भी हम समझ सकते हैं। मतलब ये नहीं कि अपराधी हैं। महात्मा गांधी भी जेल में गए थे, कितने बड़े बड़े नेता जेल में गए हैं। जेल में चले जाने का गांधी का नाम मत लीजिए। महात्मा गांधी को आप किसके साथ कंपेयर कर रही हैं? महात्मा गांधी रेप नहीं करते थे। लूंगी जो जेल में गए हैं, महात्मा गांधी जेल में जाने से आप कस्तूरबा गांधी हैं। इन्होंने आरोप किया है। अभी आरोप पर कमेंट हो रहा है, जज को बोलने दीजिए। आप न्यायालय पर विश्वास रखिए, नहीं रखते तो अलग बात है, लेकिन हमें न्यायालय पर विश्वास उनको भी तो न्यायालय पे विश्वास कर देना चाहिए ना कि इस तरीके की किताबों को निकाल देने से उनके मन की जो भड़ास है वो पूरी नहीं होगी। आप क्यों कमेंट कर रहे हैं? यकीन है आप अगर कोर्ट के मामलों पर कमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब आपको अपनी न्यायालय पर, अपने संविधान, आपने महात्मा गांधी का नाम लिया है, लेकिन कम से कम आपको इस शख्स के साथ महात्मा गांधी का नाम नहीं लेना चाहिए। IBN 7 आपके महात्मा गांधी के नाम लिए जाने को कंडेम करता है। लेकिन नीलम जी, मैं एक बार फिर से आपसे वो सवाल करना चाहती हूँ। सोनल, अनुजा, मैं एक बार फिर से कोशिश करती हूँ कि नीलम जी इस बात का उत्तर दें। नीलम जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस प्रश्न का उत्तर देंगी। नीलम जी, सुन लीजिए। नीलम जी, मुझे इस बात का उत्तर दे दीजिए कि आखिर नारायण साईं ने बलात्कार के भारी दुरुपयोग के मुद्दे पर किताब क्यों लिखी? चलिए, इसका सीधा जवाब दीजिए ना। नीलम जी, आप तो सुनना ही नहीं चाहती। आप एक एजेंडे के तहत, ऐसा लग रहा है, इस चर्चा में बैठी हैं और आपको अपनी बात कहनी है। किसी ने क्या कहना है और इसका क्या आपको जवाब देना, आपको कोई मतलब नहीं है। प्रीति, ये नीलम दुबे की स्ट्रैटेजी है, मैंने आपको पहले भी बताई थी। इनका एक मिनट जरा वॉल्यूम धीरे करना। इनका ये इसकी स्ट्रैटेजी है, ये शुरू से ही ऐसे करती आई है। मैं इनके साथ पहले भी बैठी हूँ और ये हमेशा से ही करती आई है कि दूसरे बंदे को बोलने ना दिया जाए, तो ये इनको पढ़ाया जाता है। इनके पास इतनी समझ नहीं है कि ये इस चीज को काउंटर कर सके। ये किसी चैनल ने नहीं दिखाया। सोनल, क्योंकि सोनल जोशी की आदत नहीं है आप लोगों को। हाँ जी, जी प्रीति। आखिर महिलाओं के ऊपर बलात्कार के भारी दुरुपयोग को लेकर किताब लिखना, जो सवाल मैं लगातार नीलम जी से पूछ रही थी, वो जवाब नहीं दे रही हैं। अरे नीलम जी, आपसे पूछा, आपने जवाब नहीं दिया। अब मैं सोनल से बात कर रही हूँ। नीलम जी, अगर आप एक एजेंडे के तहत यहाँ बैठिए तो बैठिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं प्रश्न पूछूंगी, आप जवाब नहीं देंगी तो मैं किसी और से पूछूंगी। आखिर इस किताब को लिखने के पीछे मजबूरी क्या है नारायण साईं की? सोनल जी, आपको क्या नजर आती है? मैं बोल रही हूँ, वो यही है, मजबूरी यही है। खुद को अपने आप नहीं देना चाहती। सुनो प्रीति, जब कोई बंदा एक्यूज होके, खुद एक्यूज होके अगर इस तरह की किताबें लिख रहा है, मतलब वो अपने आप को, मैं साधु महात्मा, मैं साफ सुथरा हूँ, खुद के ऊपर आरोप लगे, पहले तो एक्यूज होने के बावजूद अगर ऐसी किताब लगता है, उस किताब की कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए और खुद के प्रकाशन में ही उसने छापी है। पहले तो इसको गवर्नमेंट ने बैन कर देनी चाहिए कि जो बंदा लेडीज की रिस्पेक्ट नहीं करता, उसी किताब में वो
जो न्यूज़पेपर के कटिंग आए हैं उसको जोड़ रहा है और आवारा औरतों को आवारा बोल रहा है। पुलिस और वकीलों को खास करके बोल रहा है कि मिली भगत में हम लोग इस तरह के केसेस करते हैं पैसे ऐंठने के लिए। अगर पैसे ऐंठने के लिए केस होते होते तो अब तक तो आपके पास तो इतनी सारी प्रॉपर्टी है, आपने लोगों को अनऑफिशियली आपने भी कितने लोगों को खरीदने की कोशिश की है। तो आप अगर बाहर नहीं होते तो क्यों ऐसी किताब लिखने की आपको जरूरत पड़नी नहीं चाहिए। वो अपने आप को साफ सुथरा अपने आप को बताना चाहते हैं कि हम तो अच्छे हैं। ऐसी महिलाएं अगर बाहर थे, इतना बड़ा उनका साम्राज्य था, लोग इनके वहां आते रहते थे, इतना कौन कैसी महिला वहां बैठ के आप जिक्र मत करिए, जाइए आश्रम में देखिए, आश्रम की सेवा कार्य देखिए, आश्रम में 300 महिलाएं रह रही हैं, वो किस लिए रह रही हैं? जाके उन महिलाओं की बड़ा अफसोस हो रहा है मुझे, बड़ा अफसोस हो रहा है, वाकई मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है आप पर। इसलिए अफसोस हो रहा है कि आपके पास मौका है उस किताब को लेकर बात रखने का, लेकिन आप अपनी बात रखना ही नहीं चाहती हैं और बस एक एजेंडे के तहत अपनी बात आगे बढ़ा रही हैं। लेकिन हम आपको यहाँ स्पष्ट कर दें, हम आपसे बार बार सवाल पूछेंगे, हर बार सवाल पूछेंगे। आप तमाम तरह के आरोप, तमाम तरह की बातें करती रही, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सवाल पूछना हमारा काम है। नारायण साईं ने 37 पन्नों की एक किताब लिखी है जो कि खासी विवादित है। महिला संगठन उसके खिलाफ उतर आए हैं और लगातार केस दर्ज करने को लेकर रणनीति बना रहे हैं। हमारे साथ अनुजा कपूर और 2 खास और मेहमान जुड़े हुए हैं लगातार। अनुच्छेद 361 का जिक्र किया था अभी थोड़ी देर पहले अनुजा मैंने, जिस पर नीलम जी लगातार हम कोशिश कर रहे थे कि सोनल जी को सुन ले, लेकिन वो तमाम बातें कह रही थी, हम नहीं सुन पाए। 361 के तहत जैसे राजनेताओं को लाभ मिलता है वैसे साधु संतों को भी लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि उनके साथ बलात्कार जैसे मामलों में भारी दुरुपयोग हो रहा है। इसको कहने का तात्पर्य क्या नजर आता है साईं के इस लाइन के पीछे? साफ साफ है, इम्यूनिटी मांग रहे हैं। क्या है? नहीं, इसमें इम्यूनिटी मांग रहे हैं वो, और दे चाहते। नीलम जी मैंने आपसे सवाल नहीं पूछा है, नीलम जी मैंने आपसे सवाल पूछा ही नहीं है अभी। नीलम जी हमने आपसे सवाल पूछा ही नहीं है, मुझे फिर आपकी आवाज बंद करनी पड़ेगी। नीलम जी आप अपनी बात रखिए जब आपका मौका आए, आप अपनी बात तब रखिएगा जब आपका मौका आए। अनुजा से सुन लेते हैं ना, गलत सही हम नहीं कह रहे हैं, गलत सही हमने कहा ही नहीं, गलत है या सही है हमने ये कहा ही नहीं। आप अगर खामखा एक पर्टिकुलर चीज को लेकर हम बैठी हैं तो बैठे रहिए नीलम जी, हमें फर्क नहीं पड़ता। अनुजा अपनी बात करिए। मैंने आपको बोला ही था ना, ये बैठी इसी चीज के लिए हैं। आप उनका क्या, आप इन्हीं को ही देख लीजिए, इन्हीं तरीके के तो इनके गुरु हैं। ये इनकी इन्हीं से आपको समझ में नहीं आ रहा कि वो उनका किस तरीके का रास्ता रहा होगा। 361 इम्यूनिटी के बारे में बात करता है और इम्यूनिटी के अंदर ये होता है कि अगर इस तरीके से कोई भी आपके साथ कहीं पर सिचुएशन आ जाती है तो आपके ऊपर कुछ पावर्स जो हैं वो डेलीगेट हो जाते हैं, जहाँ पर आपको कहीं ना कहीं इम्यूनिटी मिलती है। अब ये अगर अपने आप को भी उसके अंदर डालते हैं साधु संत, तो आप ये समझ सकते हैं इम्यूनिटी अगर यहाँ पर मिल जाएगी तो आप और मैं भी कल साधु बनने के लिए तैयार हो जाएंगे। साधु और संतों में बहुत फर्क है। साधु संत वो संतों की बात नहीं कर रहे हैं, साधु की बात नहीं कर रहे हैं जो हमारे पूर्वजों में हुआ करते थे। और इसको अगर वो करना चाहते, जो ये खुद कह रही हैं इतना, तो फिर ये इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी आ चुका होता है ना। ये मांगने की दुहाई क्या कर रही हैं? क्योंकि दे आर जस्ट अ कॉमन मैन, और कॉमन मैन को ये चीज नहीं मिलती। कॉमन मैन शुड बी ट्राइड इन द कोर्ट। और यहाँ के अंदर ये एक लॉ सभी के लिए है। और जहां पर आप इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं वहां पर भी हमें लॉज दिए जाते हैं कि हम उनको भी कहीं ना कहीं काउंटर कर सकते हैं। नीलम जी अब बताइए, इस बात को अपनी किताब में कहने का मकसद क्या है नारायण साईं का? चलिए आप ही बता दीजिए। क्या करेंगे काउंटर? जब जिसकी जानकारी आपको नहीं है, काउंटर क्या करेंगे आप? मैं फिर बोल रही हूँ, मामला जो कोर्ट में होता है, मैं अनुजा ऐसे ही बैठे, इन्हीं को जानकारी है सब कुछ। बिल्कुल ऐसे ही बैठी हैं। अगर आप ऐसे नहीं बैठी होती तो आपके सामने एग्जाम्पल था स्वामी नित्यानंद जी का, जिन पर आरोप लगाने वाले स्वामियों का नाम जब आपसे जो सवाल किया जाए उसका जवाब आपने नहीं देना, आपने एक अलग नया मुद्दा ले आना है, नया विषय ले आना है। नीलम जी फिर मुझे सोनल के पास जाना पड़ेगा। इतने सारे साधकों का दिल तोड़ा, इसके खिलाफ कोई केस नहीं बनता था। क्या जानकारी
आपके पास कुछ भी जानकारी नहीं है, खाली बहस करना है, शोर मचाना है, यही जिम्मेवारी आपकी है। मैं वही बोल रही हूँ, जिस संस्था ने नारायण साईं जी की संस्था ने, आसाराम बाबू की संस्था ने दिवाली में जितना गरीबों के घर मिठाई बांटी है, कंबल बांटे हैं, भोजन बांटा है, इतना किसी संस्था ने नहीं किया पूरी दुनिया में। ये आपको क्यों नहीं दिखा? क्योंकि अच्छा देखने की आदत नहीं है आपने। आप में जब देखेंगे खोट देखेंगी, आप खोट देखने चलेंगी तो आपके भीतर भी खोट मिलेंगी। हमने तो खोट ही देखी है, खुद एक्यूज होके किताब लिख रहा है, खुद बाहर नहीं आया। अगर आप बोल रहे हैं कि अगर कुछ मैं वही बोल रही हूँ, दीपावली हमारी संस्था ने जिस तरीके से मनाई, कितने गरीबों को मिठाई कंबल बांटा, आपको क्यों नहीं दिखा? और किस आधार में ऐसी दिवाली मनाई, ये मुझे सुन लीजिए जरा, सुनने का धैर्य रखिए। आपको मौका मिलता है तब आप बोलती नहीं है, जब दूसरा बोलता है तो आप बोलने लग जाती हैं। हमने आपसे बहुत ही साधारण सा सवाल किया नीलम जी कि आखिर इस अनुच्छेद का जिक्र करने की आवश्यकता क्यों थी नारायण साईं को? क्यों वो अपने आप को प्रिविलेज फील करना चाहते हैं? नीलम जी बताइए ना। अनुजा अनुजा नहीं देंगे जवाब, आप बोलिए। अनुजा आप बोलिए। देखिए नीलम दुबे जी, नीलम दुबे जी आप बात सुनिए। आप गलत साबित होगा तो आप क्या अनुजा, हाँ मैं नीलम दुबे जी अब बात सुनिए। आपकी हम जो बात कर रहे हैं, आप एक बारी पहले समझने की कोशिश करें कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। हम भी जो आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, किताब लिखना नहीं लिखना इस पर नहीं है। बात यह है कि आप लोगों ने जो उसके अंदर जो उन्होंने लिखा है, जो कॉन्टेक्स्ट लिखा है, उसको उन्होंने जनरलाइज कर दिया। ऐसा नहीं है कि औरतें जो हैं वो लॉ को मिसयूज नहीं कर रही हैं या कुछ, ये बहुत परसेंट कम है एज कंपेयर्ड जहां पर लड़कियां जो है वो बहुत ज्यादा इस चीज से त्रारित है। चलिए उम्मीद करते हैं कि इस किताब को लिखने के बाद नारायण साईं को लगातार जिस तरह का विरोध झेलना पड़ेगा तो शायद उन्हें समझ आए कि आखिर कौन सी गलतियां उन्होंने इस किताब को लिखने के दरमियान कर दी जिसमें महिलाओं का भारी अपमान हो रहा है। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।